नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि लीला की जो कहानी थी वो समाप्त हो गई है और जो हमने इतने एपिसोड्स में देखा उसका निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि न कुछ बना न कुछ डिस्ट्रॉय होगा। और जो जैसा शुरुआत में था, इसको नियति कहते हैं, जो जैसा था और जिन खुसूसियतों के साथ था, जिन क्वालिटीज़ के साथ था, वही वैसा वहीं पर आज भी है। कोई फ़र्क नहीं आया और हमेशा रहेगा। अब हम आगे देखते हैं इन्हीं से संबंधित कुछ बिंदु और फिर हम आगे जाएंगे अगली कहानी के ऊपर, जो कि एक राक्षसी की कहानी है, करकटी। जिस तरीके से गोल्ड में और ऑर्नामेंट में कोई विभाजन नहीं होता है, जिस तरह से एक वेव में और पानी में कोई विभाजन नहीं होता है, उस तरीके से असीम चेतना में और ब्रह्मांड में भी कोई फर्क नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। मगर जिस तरीके से जो गोल्ड है उसके कारण ब्रेसलेट या कोई ऑर्नामेंट बनता है, ऑर्नामेंट के कारण गोल्ड नहीं बनता, उसी तरीके से इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, असीम चेतना के कारण ही ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड के कारण असीम चेतना नहीं बनती। रिवर्स सही नहीं। ये एक बात है। दूसरा है कि जिस तरीके से एक पत्थर के अंदर मूर्ति छुपी हुई होती है, उसका एक्सेस पोर्शन अगर हटा दिया जाए तो एक मूर्ति का आकार वही पत्थर ले लेता है। उसी तरीके से जो ये वर्ल्ड अपीयरेंस है, जो ये सब दिखता है वो, और आई फीलिंग, मैं का जो भाव है, ये दोनों भी असीम चेतना में उसी तरीके से समाये हुए हैं जैसे पत्थर में स्टैच्यू। फिर बताते हैं कि क्रिएशन के बारे में बताते हैं, रचना के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मन में, असीम चेतना में क्रिएशन उसी तरीके से है जैसे कि बीज में स्प्राउट, बीज में वो शूट जो शुरू में निकलता है वो, या दूध में मिठास, या मिर्च में वो तीखापन। नोशन ऑफ क्रिएशन यानी कि रचना होने का एक विचार, भ्रम, ये पूरी रचना को और पूरे वर्ल्ड अपीयरेंस को सत्य बता देता है। मगर नॉन क्रिएशन यानी कि ये कुछ क्रिएट हुआ ही नहीं, इसकी सत्यता को जानने के और समझने के बाद वर्ल्ड अपीयरेंस है ही नहीं, ये संसार है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे कि एक रस्सी के अंदर सांप तभी तक है जब तक कि हमें ये समझ नहीं हो गई कि ये रस्सी है और इसके अंदर सांप नहीं हो सकता।
मैं ये हूँ, ये एक बहुत बड़ा एक बंधन है और एक दास्ता है। और इसी बंधन और इसी दास्ता के कारण ये सारा जितना भी संसार है ये प्रकट होता है। जैसे हमने देखा कि वो लीला ने उस एक कमरे में बैठे हुए अपने राजा पद्मा के मृत शरीर के सामने बैठे हुए कितनी दुनिया, कितना समय, कितना डिस्टेंस और कितने इवेंट्स, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब क्रिएट कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक विचार के कारण है, एक डिज़ायर के कारण है। और डिज़ायर भी उस एक विचार में उत्पन्न हुई और वो विचार था मैं, या मैं ये हूँ। सबसे जो इनिशियल स्टेज की जो दास्ता है या बंधन है वो है इस शरीर के साथ। जैसे ही इसके साथ बंधन हुआ वैसे ही सीमितता का आभास हुआ, एक आभास हुआ, सीमित है नहीं, सीमितता का आभास हुआ। फिर दूसरा है रिलीजन, दूसरा बंधन रिलीजन, तीसरा बंधन रिलेशनशिप्स, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पति वगैरह। चौथा है हमारी प्रवृत्तियाँ, पांचवा हो गया हमारी डिज़ायर्स, इच्छाएं। और इस तरह लिस्ट एंडलेस है, लिस्ट बहुत लंबी है। हम इसके ऊपर लगातार बात कर सकते हैं और विचार भी कर सकते हैं। विचार करने की जो शक्ति है, क्रिटिकल होने की, असेसमेंट की जो शक्ति है, उसको हमें हमेशा निरंतर इस्तेमाल करते रहना है। नहीं तो हर प्रकार की दास्ता, हर प्रकार का बंधन हमको सहना पड़ेगा। फिर आते हैं हम चित्त शक्ति पर। अब चित्त शक्ति चित्त की शक्ति है, कॉन्शियसनेस की शक्ति है, पावर है, जो कि हमेशा निरंतर रूप से मोशन में है और हर ऑब्जेक्ट की प्रकृति को वो डिफाइन करती है। हर ऑब्जेक्ट इस चित्त शक्ति से अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी खुसूसियतें, उनको वो ग्रहण करता है। सिर्फ और सिर्फ चित्त शक्ति ही सत्य है और यही है जो भविष्य की अटल घटनाओं को फलित करती है। इस चित्त शक्ति के कारण वस्तुओं की जो क्वालिटीज़ हैं, उनका जो नेचर है वो पूर्व निर्धारित है और इसके बड़े सारे नाम हैं। महासत्ता भी कह सकते हैं, महाचित्त भी कह सकते हैं, महाशक्ति, महादृष्टि, महाक्रिया और महास्पंदन। महास्पंदन, हर विचार एक स्पंदन है और ये स्पंदन इस संसार में है और संसार खुद एक स्पंदन है, एक वाइब्रेशन है इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड खुद एक स्पंदन है, एक वाइब्रेशन है इस असीम चेतना में। असीम चेतना और
ब्रह्मांड के जो रिलेशनशिप है वो हमने लीला के जो कहानी है उसमें बड़े अच्छी तरीके से देखा और समझा। और ब्रह्मांड और जो असीम चेतना है इनमें, और ब्रह्मांड में, असीम चेतना में और चित्त शक्ति में जो भी अगर कोई फ़र्क दिखता है तो वो सिर्फ एक वर्बल फ़र्क है, बोलचाल में फ़र्क है। अदरवाइज़ ये इतने एक हैं कि इनमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। जैसे दूध और पानी, उनको अलग अलग करना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। अब यहाँ से हम आते हैं, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है डिवाइन डिस्पेंसेशन यानी नियति। नियति में ये कहते हैं कि वशिष्ठ ने राम को बताया कि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं और मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ। ये नियति है, पूर्व निर्धारित। कोई व्यक्ति खाना लेके बैठा है और सोच रहा है कि खाना मेरे मुंह में जाएगा, तो उसका ये इनएक्शन भी पूर्व निर्धारित है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो वो फंक्शन वो जो बताते हैं पॉइंट, वो ये है कि ये जो नियति है, इस कारण से जो हमारा जो परिश्रम है उसको हमें, सेल्फ एफर्ट को, उसको हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि नियति फलित ही तब होती है जब हमारी तरफ से एफर्ट हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है। फिर बताते हैं कि क्रिएशन ये एक कंपन है कॉन्शियसनेस में, और ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये सिर्फ एक माइंड में ही है। दुनिया माइंड की ही उपज है और ना कुछ कभी अस्तित्व में आया, ना कभी अस्तित्व से जाएगा, यानी ना डिस्ट्रक्शन होगा, ना कभी भी वो क्रिएट हुआ। इस चीज़ को जो समझ गया उसके लिए ब्रह्मन, जीवा, माइंड, माया, कर्ता और कर्म, ये सब एक पर्यायवाची शब्द है। आखिर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि जिस प्रकार से स्पेस के अंदर वृक्ष पैदा होता है और बड़ा होता है, उसके पैदा होने के लिए और उसके बड़ा होने के लिए स्पेस की ज़रूरत है। मगर स्पेस और आकाश उसके होने में एक सक्रिय कारण नहीं है। ठीक वैसे ही ब्रह्मन जो है, जो असीम चेतना है, वो वर्ल्ड के अपीयरेंस के लिए एक सक्रिय कारण नहीं है, मगर असक्रिय कारण है। कारण तो है, असक्रिय है, सक्रिय नहीं है। और ये जो बारीक फ़र्क है, ये हमको सेल्फ इंक्वायरी में पता चलेगा। और सेल्फ इंक्वायरी is nothing but a development of faculty of critical thinking. That's all. अब हम अगले एपिसोड में करकटी की कहानी सुनेंगे। शुक्रिया।